ओके, वेलकम ऑल। एंड आज थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और एक बार एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन कंप्लीट होने का मतलब हम ये मान लेते हैं कि वी हैव गुड एंड ग्रेट कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक। इसके साथ किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो वो पूछ भी सकता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि एपीएसपी का डिस्कशन आप अभी करना चाहेंगे या लास्ट में करना चाहेंगे। दिस इज अप टू यू। जैसे आपका एफिशिएंसी लेवल हो एक बार मुझे बता देना। जैसा आप कहोगे वैसा मैं कर दूंगा, है ना। ओआरएम का किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि शुरू करना है। ओआरएम शुरू कर सकते हैं, वैसे तो आज भी शुरू कर सकते हैं अपन ना, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ बिग डील। बट इस बारे में काफी सारी बातें पहले भी हो चुकी हैं। अच्छा है कि हम ये बातें बार बार ना करें। अम, काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है, ये क्या चाहते हैं। अनम्यूट किया है मैंने कुछ बच्चों को, क्या बोलिए, क्या पॉइंट है फटाफट से, वरना मैं डिस्कशन शुरू करूंगा। कुशाग्र बोलो, क्या बात है। सर कल वो आपने अमीन इन्वर्जन का बताया था। तो सर अगर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर कंजुगेशन में होगा तो भी वो अमीन इन्वर्जन करेगा। नहीं, नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में है तो इसका मतलब वहाँ लोन पेयर है ही नहीं ना, फिर तो हम ये मानते हैं। यस। आप हाइब्रिडाइजेशन में याद करो कि जब लोन पेयर कॉन्जुगेट होता था तो हम मना ही कर देते थे कि देयर इज इनफैक्ट नो लोन पेयर। ओके सर। आंसर तो आपके पास पहुंच ही गया यस सर। कि वहाँ लोन लोन पेयर नहीं है। बस, है ना। ओके सर। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। लेट्स मेक इट ओवर। लेट्स स्टार्ट। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। लोअर हैंड कर रहा हूं मैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जिन बच्चों को डाउट है वही हैंड रेस करें, और इसके बिना अगर कोई हैंड रेस करेगा तो उसको फिर रिमूव किया जाएगा, है ना। रिमूव करने की जिम्मेदारी 1 2 3 4 5 5 को होस्ट पे है। तो राज, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए वरना रिमूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है। हैंड रेस भी आप तभी कीजिए जब आपको कोई डाउट है। इसके अलावा अपन किसी और टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, है ना। काफी सारे इश्यूज हैं, आप मुझे मैसेज करते रहते हैं, बट मैं उन चीजों को क्लियर कर चुका हूँ। हाँ, सत्यम सिंह बोलो।
चलो, तो अब अपन इसको शुरू कर रहे हैं। पता नहीं ये कोई सत्यम सिंह है, ये उत्कर्ष सिंह नाम से ज्वाइन कर रहा है मीटिंग। इसको मीटिंग में अलाउ मत करना। चलो भैया, पढ़ाई करने दो, पढ़ाई करने वाले बच्चों को। जो तमाशा कर रहे हैं छोड़ो। एक्सरसाइज 3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है और रिएक्शंस के अंदर आपके ये कवर हो जाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत समय पहले आए थे, उसके बाद कभी देखने को नहीं मिले। और आप ये भी देखो, कोइंसिडेंस है कि दोनों जो हैं वो एक ही साल में आए। ये भी 2003 में आया और दूसरा भी 2003 में ही आया। तो मतलब इम्पोर्टेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि उस साल बड़ा इम्पोर्टेंट था ये। उस साल में मान के चलो कि 2 नंबर स्क्रीनिंग में और 2 नंबर मेन में इसमें आने वाले थे। तो 2 नंबर उस समय बड़ी इंपॉर्टेंस रखते थे। ORM 1 के अंदर मैं ये कवर करवा दूंगा आपको, ये यहाँ करवाने वाले हैं भी नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए। इसके करीब 2 या 3 सवाल हैं शीट के अंदर, वो मैंने हटवाए, बस इसके अलावा और कोई मेजर चेंज नहीं है शीट के अंदर। म्यूट का ऑप्शन में एक बार दे देता हूँ आपको। कौन कौन है भाई ये फालतू लोग हैं जो एडमिट होना चाहते हैं? कर लो इनको एडमिट, और ये डिस्टर्ब करेंगे या इनको बाहर ही रहने दो। चलो, अनम्यूट का ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। जिस बच्चे को डाउट वो अपना स्टेटस कवर अप कर लीजिएगा। इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैं अपनी तरफ से बताऊंगा आपको कि वो जॉइंट एंट्रेंस के अंदर दोबारा कैसे आ सकते हैं, है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो गई है सभी को, वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 4 So question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में ये वो न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ ब्यूटेन। अब एक बात बड़ी क्लियर है, C2 इज रोटेटेड, ये कह रहा है। C2 मतलब बच्चे पीछे वाला कार्बन रोटेट हुआ, ये बात समझ में आनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज हुआ और 120 डिग्री से हुआ, ये डिनोमिनेशंस हैं इसके। तो अब अगर ऐसा कुछ है तो अपन इस बात को कंफर्म मोड पे कह सकते हैं, 100% कंफर्म मोड पे कह सकते हैं कि 120 डिग्री पीछे वाले कार्बन को घुमाने पे ये मिथाइल यहाँ आ जाएगा, ये मिथाइल यहाँ आएगा, और ये मिथाइल यहाँ आते ही जो फॉर्म आपको बनेगी वो गॉच। तो गॉच आंसर हो जाएगा। डाउट है क्या इसमें? आपको क्या पूछना चाहते हैं आप, कुछ और कोई पॉइंट? No sir, हो गया। वैसे डाउट क्यों आ रहा था आपको इसमें? So वो फर्स्ट कार्बन था, मतलब आगे वाला कार्बन था, ये पीछे वाला कार्बन था, इसलिए हो रहा था। पीछे वाला है अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने क्लास में कर लिया था। दिस इज, मैं इसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन वंस अपॉन अ वाइल ही आते हैं IIT में, और बस यूं मानो ये रैंक डिसाइडर होते हैं, टॉपर ये डिसाइड करते हैं 500 के अंदर कितने बच्चे रैंक ला रहे हैं, ये क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। ये क्वेश्चन क्लास में मैंने करवा दिया था, इसको दोबारा कर लेना। इसका मॉडिफाइड वर्जन मैं आपसे कभी शेयर करूंगा 1-1.5 महीने के अंदर, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा ये बात तो पक्की है, बट मॉडिफाई करके तो आ ही सकता है। तो इसका एक और टफर वर्जन है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा जल्दी। चलो, क्वेश्चन नंबर 6।
7 7th कैसे किया एक बार मैं पूछना चाहता हूं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्रीज के अंदर आपको कैसे मिले। एनीबॉडी जिसने किया हो वो हैंड रेज करे। 7th आर्यन से पूछते हैं, बोलो। सर फिशर बना लिया आरएस कॉन्फ़िगरेशन। क्या किया? आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया होगा सबसे पहले। यस सर, एंड फिर फिशर प्रोजेक्शन में बना के देख लिया। फिशर प्रोजेक्शन बनाया, बट उसकी जरूरत क्या आ गई थी फिशर की? नहीं सर, वो ऐसे ही देख रहा था। अपन टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्या फिशर बना के? JEE से पूछते हैं एक बार, बोलो। सर दोनों कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो मतलब ना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। देखो आईआईटी में इतना ही टाइम मिलेगा, एक बार इन बच्चों को एडमिट कर देते हैं और तो क्या करेंगे, ये थोड़ी बहुत फालतू चीजें करेंगे क्लास में, निकाल देंगे इनको फिर, अगर और तो क्या है। एक भी अच्छे बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, और तो क्या है, एडमिट ऑल कर देता हूँ। चलो ठीक है। बस तो इसमें यही देखना था कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो फॉर श्योर अपने को ये टार्ट्रिक एसिड वाले पे लेके चलना है, और इसके अंदर पीओएस और सीओएस किसी भी कीमत पे नहीं होगा। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, अगर एक आर आता और एक एस आता तो हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते थे कि ये मीजो ही होता। तो ये डिनोमिनेशन क्वेश्चन को करने के लिए चाहिए होता। क्वेश्चन नंबर 8, नाइन अपन ने डिस्कस कर लिया था काफी अच्छे से, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो किसी ऑप्शन में। सर इसमें टोटल डायस्टेरियोमर कितने बन जाएंगे? डायस्टेरियोमर कितने बन जाएंगे? ये टोटल आइसोमर कितने बन रहे थे एक बार ये बताना इस क्वेश्चन में। 6 ठीक सर। 6 बन रहे थे ना। अच्छा, उनको डिस्टिल करोगे तो डिस्टिलेशन का एक रूल होता है कि उसके अंदर जितने भी अपने इनैंशियोमर्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, डायस्टेरियोमर्स सेपरेट हो जाएंगे। ये इनैंशियोमर सेपरेट नहीं होंगे, डायस्टेरियोमर सेपरेट हो जाएंगे। ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? सर डिस्टिलेशन का तो कुछ बताया नहीं था। डिस्टिलेशन का अपन एक बार में शॉर्ट में बताया था मैंने उसको। डिस्टिलेशन को बहुत इजीली आप ये पिकअप कीजिए कि जैसे मान लो टार्ट्रिक एसिड है तो ये 3 फॉर्म में रहता है, डी, एल और मीजो। तो जब आप इसको डिस्टिल करोगे
तो हम ये कह सकते हैं कि डी और एल तो एक साथ आएंगे क्योंकि एनाइंशोमर से इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सेम होता था, है ना। एक फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा और दूसरे फ्रैक्शन के अंदर मीजो हो जाएगा। तो टोटल कितने फ्रैक्शन मिलेंगे? टोटल कितने फ्रैक्शन आ जाएंगे अपने पास? 2 मिल जाएंगे सर। हाँ याद आ गया सर। हाँ आ गया ना याद। तो हाँ, 2 फ्रैक्शन आ fractional- जाएंगे तो हम इसको शॉर्ट में यूं बोलते हैं कि देयर आर 2 डायस्टीरियोमर्स। मेरी बात ध्यान से सुनना। आई थिंक प्रिंस पूछ रहा है क्या ये क्वेश्चन? यस सर। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है तू। पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, इसमें देखना मैं अभी प्रूव भी करूंगा। शायद IIT जेईई यहाँ पे बहुत अप्रोक्सीमेट बात पूछ रहा है। अब डायस्टीरियोमर्स में, अरे इनको निकाल दो यार, जो भी है ना ये फिर विकास पूनिया नाम शायद। हाँ निकाल दो बिल्कुल क्लियर कट निकाल दो। हैकर है, विकास पूनिया है, सबको बिल्कुल 100% रवाना करो। माइक जैसे ही अनम्यूट हो जाए किसी का और कोई फालतू सर मेरे नाम गाना से कोई वाना और आ बजा रहा है, हाँ वो मैं देख रहा हूँ बट कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको निकाल दो, क्लियर कट निकाल दो। We cannot afford these things. तो 2 डायस्टीरियोमर हो जाएंगे इस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू अपन लेके चल रहे हैं। तो अब इस वाले क्वेश्चन में अगर तूने किया हो तो तू बता 4 फ्रैक्शन मिलेंगे ना अपने को? चार फ्रैक्शन मिलेंगे तो अपन यही कह सकते हैं कि अपने पास 4 डायस्टीरियोमर ही होंगे। सर लेकिन मैंने जो पेयर बनाए थे RCS आर मतलब टोटल मिल रहे थे मेरे को 11 डायस्टीरियोमर। हाँ बोलो। सर टोटल 11 डायस्टीरियोमर मिल रहे थे। इससे मैंने RCS R ट्रांस R ऐसे करके 6 मॉलिक्यूल बनाए, फिर उनके साथ सुन मेरी बात सुन। ठीक है, बाकी लोग भी बड़ा ध्यान से सुने ये बच्चा कहना क्या चाहता है। और मुझे लगता है मुझे भी शायद मेहनत करनी पड़ेगी। तेरे कितने आ रहे हैं, 11 या 13? 11 सर। अपना डिस्कशन थोड़ा लंबा छिड़ जाता है। वैसे मेरी कई बार इच्छा होती है आधे घंटे के अंदर डिस्कशन निपटा दूं, बट फिर भी लेट्स सी पॉइंट क्या है। ये बच्चा क्या कहना चाहता है इसकी बात सुन लो। और इसको जो कंफ्यूजन हुआ वो इस सवाल का, जब मैंने सॉल्यूशन दिया IIT में, तो सॉल्यूशन देते हैं ना अपन, वीडियो बना के रिलीज करते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो मुझे भी ये कंफ्यूजन हुआ था कि अरे कुछ गलत पूछ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना कि भाई अपने आप को क्वेश्चन के हिसाब से अपने को कैसे मॉडिफाई करना चाहिए। पहले मैं टार्ट्रिक एसिड पे लेके चलता हूँ आपको वापस से। टार्ट्रिक एसिड के अंदर अपन एक बात बोलते हैं कि भाई 3 आइसोमर बनेंगे, DL और मीजो। अब इसमें डायस्टीरियोमर को मॉलिक्यूल का नाम चाहिए। बेसिकली डायस्टीरियोमर इज द रिलेशन बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स। ये आपको समझ में आना पड़ेगा, है ना। डायस्टीरियोमर अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन है तो अपने को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके अंदर D का मीजो के साथ रिलेशन और L का मीजो के साथ रिलेशन डायस्टीरियोमर है। तो D और मीजो एक पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर ये हो गया, L के साथ मीजो दूसरा पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर कैसे ये हो गया। तो पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो 2 आएंगे।
फ्रेंड्स ये बात समझ में आती है? यस सर। पेयर ऑफ डायस्ट्रीमर, पेयर शब्द। अब तू क्वेश्चन देख, तेरे को क्वेश्चन में पेयर पूछा है क्या उन्होंने? नो सर। नहीं पूछा ना। तो क्वेश्चन इसका मतलब इतनी डेप्थ का नहीं है। तो तेने क्या किया होगा, सबसे पहले सिस बनाया होगा, फिर ट्रांस, फिर आरआर, फिर एसएस, फिर एसएस, फिर वापस से आरआर, एसएस, फिर आरएस। फिर तेने अकल यूं लगाई होगी कि इस, मान लो इस मॉलिक्यूल को अपन सेंटर पे ले लेते हैं, तो इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ और इसके साथ रिलेशन डायस्ट्रीमर एक है। फिर ये 3 हो गए, 3 पेयर हो गए, मतलब ये बात समझ में आ रही है? फिर इस इधर से भी 3 पेयर, फिर इधर से भी 3 पेयर, ऐसे चल रहा होगा ना। तो वो तब पूछा जाता है जब पेयर में बात आ जाती है ना। अब मैं इसको स्क्रीन शेयर को ऑफ कर रहा हूं, तुम चाहो तो यहाँ पेयर नहीं पूछे गए, लिख दिया मैंने क्लियर, पेयर नहीं पूछे गए। अब तो उस क्वेश्चन का नेचर देख एक बार, मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। तो नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर का मतलब अपन यही पता लगा सकते हैं कि अगर आप इसमें डिस्टिलेशन करोगे तो डिस्टिलेशन में कितने फ्रैक्शन अलग अलग हो जाएंगे। तो 4 फ्रैक्शन हो जाएंगे ना, तो 4 डायस्टीरियोमर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या? ओके सर। है ना? सर ये इसमें पेयर्स कितने बन जाएंगे सर? अगर वो पेयर पूछ लेता तो फिर क्वेश्चन भारी हो जाता, और फिर आई थिंक पेयर या तो 11 बन रहे हैं या 13, क्योंकि ये पिछले साल भी एक बच्चे ने पूछा था। तो मैं एक्चुअली याद तो करके रखता नहीं हूँ कि इसका आंसर ये होगा। तो उसको पूरा अपन ने फिर ढंग से देखा था, 1 to 1 1 to 1, है ना। क्लास के बाद ही हमने एक बार बैठे थे, 10-15 मिनट में हमने पूरा देखा था कि इसमें कितने बनेंगे। फिर मैंने 1-2 क्वेश्चन और दिए उसको, उसने ही बताया कि पेयर कितने बनेंगे, वो अपन बाद में कर लेंगे। बट ये समझ में आ गया ना कि डायस्टीरियोमर्स पूछे जाए तो थोड़ा क्वेश्चन में अपने को चेंज हो जाना चाहिए, और पेयर पूछे तो फिर वो मेहनत करनी जो तेने ओके की सर, क्वेश्चन में। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट के अंदर आंसर 7 लगा दिया था, क्योंकि वो रट के गए थे, और मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया ट्रिकली। मैंने साइक्लिक वर्ड हटा दिया था इसके अंदर से, देखा होगा आपने। तो उसमें टोटल आ गया था, और टोटल 7 + 6 13 आंसर था, है ना। ये थोड़ा ट्रिकी था। 11, क्वेश्चन नंबर 11 कितने बच्चों को पूछना है? ये उन्नति सिंह तो कोई ऐसे ही लग रहा है, पूछो भाई, नकली लग रहे हो तुम तो साफ साफ। रिमूव कर दो इसको, किस्सा खत्म। ऐसा करो, जो जो ये फालतू आ गए ना, वो 10-11 ही थे मुझे लगता है। ये 10-11 किसी और बैच के हैं, ये डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो इनको रिमूव कर दो, जैसे ही किसी का माइक अनम्यूट हो, जस्ट रिमूव देम। चलो, अनम्यूट का ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको। करो शुरू। सर क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होगा ना सर? एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्चुअली क्या है बच्चे, अगर आपको इसमें समझना है ना, तो फिर मतलब वो एक तरह से एक ऐसा एलिमेंट इन्होंने दे दिया कि जो टार्ट्रिक एसिड का आरआर टाइप मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें एक्सिस होता है, C2 एक्सिस। ओके सर। सर फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल से कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको बहुत डिटेल में कभी पढ़ाया ही नहीं। यस सर, यस। एक चीज आपको और मान के चलनी कि जो ये C1 एक्सिस है ना, ये यूनिवर्सल होता है।
ये मैंने क्लास में पढ़ा दिया था Yes. ऑफलाइन। हाँ यस सर यस। तो इसका मतलब एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो हर कंपाउंड में टिक लगाना है आपको, Yes. C1 तो सब में मिलेगा, यस सर। है ना, ये चीज है। सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री में फर्क होता है क्या? फर्क इतना ज्यादा होता है कि दोनों आपस में किसी भी रूप पर रिलेटेड नहीं है, शब्द एक जैसे हैं, मगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपने काम का नहीं है। ये तो एक तरह से जो वो होते हैं ना, क्या नाम है, कौन सा होता है बेकार सा पेपर, बी आर्क, आर्किटेक्चर वाले होते हैं ना जैसे एक तो डॉक्टर होते हैं, उनके पीछे कंपाउंडर होते हैं, ऐसे जो आर्किटेक्चर वाले होते हैं ना, उनके लिए ये आर्किटेक्चर में काम में आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। डिजाइन वगैरह बनाते हैं ना पुल की, दोनों पता लगाना पड़ता है कैसा है क्या है। अपने सिलेबस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये जो एक लाइन आ गई थी ना, बस इसी के पीछे सब लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ाते रहते हैं। इसका ऑप्टिकल से कोई रिलेशन भी नहीं है। ऑप्टिकल से जिन चीजों का रिलेशन है वो मैंने पढ़ा दी। मेन प्लेन ऑफ सिमेट्री है, थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और अगर जेई एडवांस की बात करो तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो पढ़ के जाना। आएगा कभी तो वही आएगा, है ना। ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ के जाना ही चाहिए। एक जैसे क्वेश्चन 7 में आर आ गया था, तो फिर मैं बच लिया था कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो फिर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो आर एस जाता और वो मीजो बल जाता, हाँ, तो फिर हमें अगर वो अब- मीजो हो जाता तो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो होती ना बच्चे उसमें, C1। ओके सर। हाँ, कौन पुलक था क्या ये? यस सर। बहुत दिनों बाद सवाल पूछा तूने। C1 तो यूनिवर्सल होगी, ये समझना पड़ेगा। ओके अगेन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 12 2011 का। इसको अपन गोला कर लो, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। इसको अलग ही तरीके से डिस्कस करेंगे कभी, कैमरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 15, 15 क्वेश्चन बोल रहा है भाई, स्टेबल कन्फर्मर बनाना है। स्टेबल का मतलब सबसे पहले तो आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आई। सर नो साउंड। क्या सर का इंग्रेडिएंट कैसे? सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। वेटिंग रूम ऑन कर।
चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। अरे इनको भी एडमिट कर ही लेते हैं यार। कौन कौन नहीं है फर्जी? अमन कुमार, अमन सिंह, मनोज, सुधांशु गुप्ता, नवजोत कुमार सिंह, राहुल, प्रिंस चौधरी, टाइटल ट्रैक्स। पढ़ लो भाई, ये सब एडमिट करो इन सबको। चलो भाई आओ। हटा ही देता हूँ यार। लो ये वेटिंग रूम भी हटा दिया। लो भाई अमन कुमार तुम भी आ जाओ, जो मर्जी पढ़े वो करो। और जो बच्चे पढ़ने आए ना उनको पढ़ने दो। तमाशेबाजी बंद करो, बोर हो गया। आज की क्लास एक थोड़े से क्वालिटेटिव टॉपिक से शुरू करते हैं। एंड द क्वालिटेटिव टॉपिक बेसिकली लाइज इन द टॉटोमेरिज्म। बच्चों को लग रहा होगा कि सर ने टॉटोमेरिज्म फिर छेड़ दिया है। एक्चुअली टॉटोमेरिज्म छेड़ना इम्पोर्टेंट है। आई मस्ट से इट इज यूजुअली इम्पोर्टेंट। अब क्यों है, अपन उस पर चलते हैं। सूर्यांश कुछ कहना चाहता है, बोल सूर्यांश फटाफट। डिस्कशन कंप्लीट हो गया क्या? डिस्कशन पता नहीं, किसी ने मीटिंग ही ऑफ कर दी बीच में। कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है, किसी ना किसी के पास तो पासवर्ड है, कुछ ना कुछ तो लगता है। तो डिस्कशन जैसे ही बंद खत्म हुआ उसने कुछ कर दिया। तो आप अपन वैसे भी अपन को डिस्कशन उतना ही करना था। एक्सरसाइज जो जेई मेन वाली एक्सरसाइज है ना, उसका फिर नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, है ना? ओके सर। चलो शुरू करते हैं, है ना? एक टेक्निकल बात से आज का लेक्चर मैं आपको शुरू करता हूँ। और वो टेक्निकल बात आपको डेफिनेटली 3 बार अगर कोई चीज आईआईटी में पूछी जा चुकी है तो उसकी इंपॉर्टेंस आप समझ पाएंगे। और मजे की बात यह है कि ये पहले जेई एडवांस में आई, जिसको अपन जेई का एग्जाम कहते हैं, आईआईटी का एग्जाम। फिर जेई मेन में आई। अभी जेई एडवांस में ये पहले आई थी 2003-4 में। फिर अभी आई है वापस 18-19 सेशन में जेई मेन में। और 19-20 सेशन में ये वापस जेईई एडवांस में आई। तो 3 बार ये चीज आईआईटी में पूछी जा चुकी है। तो आइए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ। एल्काइल हैलाइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसके अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड डालें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इस बॉन्ड को तोड़ देता है, ऐसे Cl- बना लेता है। और ये Cl- एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लेता है। AlCl4- बनेगा और साथ में R+ बनेगा। और इसमें ऐसे निशान तो नहीं लगाना चाहिए, ऐसे प्लस का निशान नहीं लगाते, इनको ऐसे आपस में ब्रैकेट में लिखते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड आयोन पेयर। तो ये आयोन फॉर्म में रहते हैं और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चलती है। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। इट डिपेंड्स की कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस क्या है। अब यहाँ पे ये हो कैसे गया, कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि अरे सर आपने एकदम बहुत भारी रिएक्शन लिख दी, मैकेनिज्म के अंदर एंट्री ले ली। ऐसा नहीं है। जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा आपको तो आप लिटरली इस बात को मान के चलिए, इट विल बी वेरी इजी टू यू। फिलहाल मैं इस रिएक्शन को आपके सामने रखता हूँ कि इसमें होगा क्या। एल्यूमिनियम के पास एक खाली ऑर्बिटल है, आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। ये जो Cl- है ना, जिसको मैं अब गोला कर रहा हूं, ये Cl- इसी एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर आके AlCl4- बना लेगा। और सीधी सी बात है, Cl- अलग चला गया तो R+ बचेगा, वो R+ अलग से यहाँ आ जाएगा। इसी चीज को 11वीं क्लास में आपने, अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो, आयोन पेयर तो इस पूरे का नाम है बच्चों। इस आयोन पेयर में जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, तो आपको याद आ रहा हो तो इसी को आप कार्ब कैटायन बोला करते थे वहां। अब जेई में क्वेश्चन क्या आया था ये तो आप वहीं पढ़ लेना, ठीक है? मैं एक रेस्पेक्टिव स्टडी बता देता हूं जहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन का थीम ये था बच्चों कि
अब ये क्या हो गया यार? हम्म 310 बच्चे क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे? चलो बढ़िया है, सब चुपचाप बैठना है ना, म्यूट कर देता हूँ मैं उनको। आओ पढ़ो, मुझे कोई समस्या नहीं है किसी से। क्वेश्चन का थीम ये है बच्चों, ये डेफिनेटली एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन जब अपन अल्फा, लैम्डा और टी, अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन होता है जो वहां से अपन मेजर करते हैं, तो ये पोलरिमीटर से जब नापा गया तो वो कुछ आ रहा था सर्टेन वैल्यू। अब लेट से मुझे भी याद नहीं है कितनी है वैल्यू इसकी, ऐसे याद करनी भी नहीं है तो एक्सपेरिमेंटल होती है, तो इसको लेट से अपन प्लस वाई डिग्री मान लेते हैं, है ना। अब ऑप्टिकली ये किसी लाइट को, पीपीएल को वाई डिग्री घुमा रहा है, तो अपन को कहना चाहिए कि द सैंपल इज ऑप्टिकली एक्टिव। बच्चे बोल सकते हैं कि सर भारी कर दिया आपने मामला, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है ये बोलने के लिए आपको वाई की क्या जरूरत पड़ गई? 7-8 लेक्चर तक अपन ने इसमें दिमाग खपाया है, तो अपन कह सकते हैं कि एक ही कायरल कार्बन है, और जब तक एक ही कायरल कार्बन होता है तो ये इस बात की गारंटी होती थी, शर्त होती थी कि मॉलिक्यूल भी कायरल होगा और ऑप्टिकल एक्टिविटी आई जाएगी। वो सही बात है, बट मैं जो स्टडी है वो बता रहा हूँ आपको, जिस रिसर्च से ये क्वेश्चन लिया गया है ना वो बता रहा हूँ। अब उन्होंने ये कहा कि एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसमें AlCl3 डाला, तो रिसर्च में जो लिखा हुआ था वो लिखता हूं कि OA का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल लूजेस इट्स loses its optical activity and racemizes slowly। ये कैसे हो रहा होगा, ये उनका कंसर्न था। तो अब इस पीसी पे क्वेश्चन आया तीनों बार, आइए इस कंसर्न को मैं यहाँ आपके सामने एक्सप्लेनेशन पे डालता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, AlCl3 जैसे ही आप डालोगे ना, AlCl3 सबसे पहले Cl- को ट्रैप कर लेगा, क्योंकि उसके पास खाली ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल में Cl- आते ही आपको आयोन पेयर बन जाएगा। आयोन पेयर का एक भाग तो होगा AlCl4- और एक भाग होगा ये चीज और उस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, इसे आप कहते हैं कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हैं क्लास में। इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मैंने इसका ऑर्बिटल बना दिया ताकि आपकी स्थिति और स्पष्ट हो जाए। ये पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नहीं है पॉजिटिव चार्ज राइट में है, ये पूरा ही ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज का है, वेकेंट ऑर्बिटल कहते थे हम इसे। मैं आपको लिखित में देता हूँ, दिस इज वेकेंट ऑर्बिटल। अब मजे की बात ये है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ये भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो रिवर्सिबल में मेरे पास वहां जगह नहीं है, मैं इधर लिखता हूँ। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है, चली गई फॉरवर्ड, और बैकवर्ड भी आ सकती है। अब जब बैकवर्ड आएगी ना बच्चों, तो क्या होगा कि AlCl4- में से जो Cl- होगा वो वापस से इस कार्ब कैटायन पे अटैक करेगा। और आप थोड़ा सोचें कि जब इस पे अटैक करेगा तो वो इस बार जब रिवर्स अटैक भी कर सकता है और फॉरवर्ड अटैक भी कर सकता है, मतलब वो जिस तरफ से बाहर गया उस तरफ से भी अटैक कर सकता है। सेम साइड, मैं इसको लिखता हूं
ब्लैक कलर से सेम साइड, मतलब जहां से Cl बाहर गया था ये वही साइड है, और ऑपोजिट साइड को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड साइड। दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी सीधी सी बात है, जब वापस Cl माइनस आएगा, पॉजिटिव को देख के माइनस तो आएगा ही सही, तो दोनों तरफ से आएगा। एक बार आपको यही कंपाउंड वापस से मिल जाएगा। और एक संभावना यह है कि अगर इन्वर्टेड साइड से आया, बैक साइड से उसने अटैक किया, ये मैं इस बार अटैक करवा रहा हूँ वेकेंट ऑर्बिटल पे बैक साइड से, तो आप खुद सोचिए कि बैक साइड से अटैक करने के बाद Cl तो इधर आ गया, ये चीज बन जाएगी। और अब क्योंकि आप ऑप्टिकल पढ़ चुके हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल वो तो नहीं है जो पहले वाला था। ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल रोटेशन अगर प्लस वाई डी है तो बच्चों प्लस वाई वाला तो ये है ना, और ये उसका इनैंशोमर बन गया। और इनैंशोमर अब आपको समझ में आना चाहिए सेम मॉलिक्यूल नहीं होते। जो को होस्ट हैं अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, फटाफट बताओ। ये भाई इतना हो गया, 9 लेक्चर पढ़ा दिया आपको। ये जो मॉलिक्यूल मैंने गोले में लगाया है ये वही मॉलिक्यूल है या कुछ अलग है? कुछ अलग है। नहीं सर, अलग है सर, अच्छा, कुछ अलग है या परमानेंटली अलग है? बिल्कुल एग्जिस्टेंस अलग परमानेंट होता है, अलग। परमानेंट अलग पूरा है। अलग। परमानेंट अलग है। इसका माइनस वाई डिग्री रोटेशन हो जाएगा। ये इसका इनैंशोमर है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब आप वो वाली बात नहीं कर सकते कि सर तो इसके जैसा ही दिख रहा है, उन बच्चों के लिए जगह नहीं है फिलहाल, ये इसका जैसा दिख रहा है। क्लियर कट बात है कि ये अलग अलग हो जाएगा। और आप खुद सोचो, अब उस सॉल्यूशन के अंदर जहां पे बात चल रही थी पोलरिमीटर ट्यूब की, पहले तो अपने पास एक ही मॉलिक्यूल था ये वाला, मगर जब इसके अंदर AlCl3 डाला तो रिएक्शन होने के बाद सिर्फ पहले तो प्लस वाई वाला मॉलिक्यूल था, रिएक्शन होने के बाद प्लस आपस में धीरे धीरे ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल करते जाएंगे और एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो रेसिमाइज हो जाएगा धीरे धीरे और ऑप्टिकल एक्टिविटी भी धीरे लॉस्ट होती जाएगी। क्योंकि आपके पास मान लो 100 मॉलिक्यूल थे, वो ऐसे करते करते अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म कर देंगे। पहले एक जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। इस पे सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड ने तो एक बहुत बढ़िया बात की है कि मान लो ऐसा भी हो सकता है कि लेट से इसका रोटेशन प्लस वाई डिग्री है ना, 50 मॉलिक्यूल गए और 50 के 50 अगर माइनस वाई वाले मिल गए, तो पहले 50 रिएक्टेंट और माइनस 50 जो माइनस वाई डिग्री वाले 50 और बन जाए, तो वो भी ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल कर सकते हैं। वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है कौन कैसा बनता है, मगर एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ समय बाद आपको वहां दोनों मॉलिक्यूल मिलेंगे, मतलब प्लस और माइनस वाले, और ऑप्टिकल एक्टिविटी सीज कर जाएगी। जो उन्होंने लिखा वो एक शब्द था सीज, सीज का मतलब खत्म हो जाना, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी विल सीज, ये चीज है। आईआईटी में इतना डिटेल में नहीं पूछा हुआ था, ये ओलंपियाड के टॉपिक से बेसिकली। आईआईटी में उन्होंने बस इतना पूछा हुआ था कि भाई ये बता दो, अगर क्वेश्चन ये था वो आप कर लेना, कहीं ना कहीं ओआरएम में मिलेगा कि अगर इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज हुई तो उसका कारण क्या था। तो उसका कारण ये था कि बीच में कार्ब कैटायन बना, ये आपने देखा होगा, और कार्ब कैटायन का हमने फायदा उठाया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। और प्लेनर का क्या मतलब होता है बच्चों? कि प्लेन के आप लेफ्ट से भी अटैक करवा सकते हो और राइट से भी करवा सकते हो, तो उसकी यूटिलाइजेशन हमने यहाँ पे ली है। इस पे एक क्वेश्चन और आया है, वो भी मैं आपको अभी करवाऊंगा, है ना। और पहले आप इसको एक बार अच्छे से लिख लो, उसके बाद वो क्वेश्चन करवाता हूँ एंड देन आई विल बी टेकिंग द डाउट्स।
Let's take some more examples. ये वाला भी सेम एग्जांपल है, मोर और लेस सेम आप इसको कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करना था, इसके अंदर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, वो भी आप एक बार देख लीजिए। अगेन क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इसका ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा दिया हुआ था -15.9 डिग्री। ठीक है, 15.9 कोई ऑड वैल्यू दे दी इन्होंने कि हाँ भाई इस एंगल से ये लाइट को घुमाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर। फिर उन्होंने ये दिया कि भाई इस मॉलिक्यूल में अगर अपन ट्रेसेस ऑफ NaOH डालें तो ट्रेसेस ऑफ NaOH डालने पे ये बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज कर देता है। थोड़ा आप सोचिए, 1 मिनट का मैं समय देता हूँ, 1 मिनट बाद शायद आप इस चीज को रिट्रेस कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कोशिश भी करूंगा आपसे इस सिलसिले में बात करने की। हाँ भाई, कितने बच्चे जवाब देना चाहते हैं? जस्ट रेज द हैंड, एक बार देखते हैं। नए बच्चों को इस बार मौका देते हैं। हाँ अनुराग बोलो। तो NaOH H को रिएक्ट करके अटैक करके लेते जाए तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, तो प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाएगा। NaOH H को अटैक करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज कैसे हो जाएगी? H बाहर आ जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, प्लेनर हो जाएगा। sp1 पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव। तो फिर तो sp3 हो जाना चाहिए ना। सर हाइड्रोजन हट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन हट जाएगा सर, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव ही आएगा। चलो और ओपिनियन लेते हैं। हाँ आर्यन बोलो। आर्यन भी 2-3 है यहाँ पे, चलो बोलो। सर वो OH माइनस H पे OH माइनस जाके H पे अटैक करेगा और Na+ लग जाएगा वहाँ पे, मतलब H की जगह Na सोडियम। सर हाइड्रोजन हट जाएगा और ये मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि Na का चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है गौरव, म्यूट करो, आपकी बैकग्राउंड नॉइज कुछ ज्यादा ही आ रही है। ठीक है, कोशिश तो की है आपने, मैं अपनी कोशिश बताता हूँ। एक्चुअली क्या होगा बच्चों, थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन IIT एडवांस का ही है, JEE मेन में भी आ सकता है। वैसे तो ये टॉटोमेरिज्म का रास्ता है। आप सोचो, जैसे ही आप इसमें NaOH डालोगे, दिस सैंपल विल टॉटोमराइज। यू हैव टू मेक इट लाइक दिस कि ये टॉटोमराइज आपको करना ही पड़ेगा।
ये अल्फा जो दिया हुआ है ना, ये प्योर सैंपल का दिया हुआ है। टॉटोमेरिज्म के स्टेप देखता हूँ मैं। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हाइड्रोजन अल्फा है, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू सी डबल बॉन्ड। और हमें मालूम था कि टॉटोमेरिज्म के स्टेप्स मैंने सिखाए थे। सबसे पहले अल्फा एच का रिमूवल होता है। तो अल्फा एच के रिमूवल के बाद आप कुछ सोचो, ये H प्लस फॉर्म में जब हटेगा तो H प्लस हटने के बाद दिस कार्बन जिसको मैंने अब डॉट किया है, दिस विल बियर अ नेगेटिव चार्ज। क्या मेरा हो? अब यहाँ पे भी कंसेप्ट है, बड़ा छोटा सा है मगर है, इसीलिए आपको बिठा के रख रखा है ना। थोड़ा बच्चे सोचते रहेंगे कि सर अपन स्टीरियो के अंदर बहुत डेप्थ में चले गए, पर जरूरत है डेप्थ में जाने की। क्या है वो कंसेप्ट? जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज की मैं आपसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछूंगा, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप बॉन्डिंग के रूल के हिसाब से तो कहोगे कि इसमें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, sp3 हो जाना चाहिए, बट मेरे हिसाब से sp2 हो जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। और फिर ये भी आपको मालूम है कि एक रास्ता तो यहाँ जाएगा, इनॉल बना लेगा, इनॉल कंटेंट आ जाएगा इसमें। मेरा मकसद फिलहाल इनॉल कंटेंट बनाना नहीं है। मैं तो आपको एक चीज पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि टॉटोमेरिज्म इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो H आपने लिया यहाँ से, वो H आप वापस भी दे सकते हो। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में पानी वगैरह रहता है इसके अंदर, पानी से H प्लस वापस से यहाँ आ जाएगा। और अब अगर इस पे H आया तो ये प्लेनर चीज यहाँ से समझो इसको पिछले वाले एग्जांपल से, किसी भी प्लेनर चीज के ऊपर H लेफ्ट से भी आ सकता है और राइट से भी। तो अगर एक बार लेफ्ट से आया तो अलग मॉलिक्यूल बनेगा, राइट से आया तो अलग मॉलिक्यूल बनेगा, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पे। तो अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये L है, स्मॉल l, तो L भी बनेगा और D भी बनेगा। अगेन D और L का मिक्सचर बनेगा, जिसको आप कह सकते हो कि रेसिमाइज कर जाएगा, है ना। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ, लेट्स से इस बार रेड कलर से कि ये सैंपल है, इसका सैंपल का नाम ले लो लेट्स से A। तो लास्ट रिजल्ट होगा सैंपल A विल रेसिमाइज। अब बताओ इस बार जो रेसिमाइज हुआ उसका कारण कार्ब एनायन था या कैटायन था? तो कारण बड़ा साफ है, ड्यू टू कार्ब एनायन, और वो भी sp2 हाइब्रिडाइज था। तो कुछ बच्चे क्या रट लेते हैं एक्चुअली कि हाँ इतना डीप में जाने की क्या जरूरत है, सर ने जबरदस्ती 15 मिनट लगा दी इतनी सी बात बताने में। रट लो कि बस कार्ब कैटायन बनता है और आंसर आ जाएगा। ये जो रटने वाले हैं ना, ये इनकी बुरी हालत बनती है एग्जाम में। आपके सामने है और एनायन है, ये चीज है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अपन ने लोन पेयर को इस बार काउंट क्यों नहीं किया स्टेरिक रूल के अंदर, है ना। कुछ मेरे से गलती हो गई है क्या? एनीबॉडी कैन आंसर? कंजुगेशन में नाउ वैसे तो एक बच्चे ने आंसर दे दिया, शायद वो बॉस था, बट फिर भी एक बार किसी बच्चे को पकड़ते हैं, देखते हैं कौन हो सकता है। सिद्धार्थ सिंह से पूछते हैं, देखें इसको क्या समझ में आया। बोल भाई तनीषा। सर क्योंकि सर जो नेगेटिव चार्ज का वो है सर, इलेक्ट्रॉन्स को सर कॉन्जुगेशन में सर O से भी और सर फिनोल से भी। कॉन्जुगेशन में होते हैं तो उससे कोई रूल होता है क्या? सर कॉन्जुगेशन में होते हैं तो सर वो डीलोकलाइज्ड होते हैं और सर इसलिए वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में नहीं होते, इसलिए नहीं गिनते होते। हाँ, उनको अपन कभी भी स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते थे, ऐसा कुछ याद आ रहा है? यस सर। हाँ, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि इसका मैंने एक एग्जांपल भी आपसे शेयर किया था जब मैंने आपको जीओसी पढ़ाई थी। और ये एग्जांपल तो आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल को वो आपसे ये पूछ ले कि इन दोनों नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन में फर्क है क्या, तो एटलीस्ट आपको इतना तो आना ही चाहिए कि ये नाइट्रोजन sp3 है, जबकि ये वाली नाइट्रोजन sp2 है, क्योंकि लोन पेयर्स आर इन कॉन्जुगेशन। ये बड़ा फर्क है, ये बातें पहले कर चुके हैं बच्चे। तो वही चीज यहाँ पे थी कि नोटिस करो, यहाँ लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, बट इस नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन, इसलिए इसको sp2 ही मानेंगे। ये चीज है बच्चों। कॉपी करो इसको फटाफट।
एक बार टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था, वो देता हूँ, है ना। टेस्ट में एक बार ये क्वेश्चन दिया था मैंने, इसमें बहुत बच्चे उड़े थे। हालांकि ये थोड़ा टफ लेवल का है तो अब देते नहीं है वैसे ये। ईटी मतलब इथाइल होगा। Which will racemize on addition of traces of aqueous NaOH? चलो करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले तो आप इसको छापो, देन वी विल गेट अ गो। सर इसमें एक डाउट था। डाउट्स अभी लेते हैं एक बार, है ना। पहले इसको कॉपी करो, वरना बाकी बच्चे सोचेंगे कि सर सिर्फ होस्ट का को होस्ट का ही डाउट ले रहे हैं। चलो अब इस क्वेश्चन पे एक बार आप सब लोग फोकस करो, है ना। एडवांस लेवल का क्वेश्चन। यस, टाइम इज अप। अब बताइए क्या स्थिति है आप लोगों की। देखें भाई कितने बच्चे हैं। ऋषभ को पकड़ते हैं, कुछ नए बच्चे जवाब दें तो ठीक रहेगा।
भरत, ऋषभ, अनम्यूट किया है मैंने, बोलो। आयुष सिंह, सार्थक। सर पहले अल्फा में तो हटाएंगे, लेकिन पहले दोनों में कायरल भी है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन तो शायद फिक्स रहेगा। मतलब एक एक करके चलते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है, पहले तो ये बताओ, इनमें से कौन सा पहले ऑप्शन में रेसिमाइजेशन होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा सर। नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। नहीं ठीक होगा। है, क्यों? क्यों? हाइड्रोजन नहीं हटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उससे बेसिकली बेस इस कार्बन को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, यही कहना चाहते हो ना? यस सर, यस सर। तो इसकी कैरलिटी चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। फ्रीज रहेगी। फ्रीज का मतलब Yes, वही, sir. चेंज होगी, फिक्स रहेगी, यही कंसेप्ट है। यस बहुत यस सर, बट इसके अंदर तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें तो फर्क पड़ जाएगा फिर। यस सर। इसमें ये होगा रेसिमाइज। सर लेकिन कायरल तो है यहाँ पर, तो फिर उसकी नहीं होगा सर। अच्छा, क्यों, इसमें क्या समस्या आ रही है? सर वो कायरल है तो उसकी तो फिक्स मौलिक। हाँ, इसमें देखो ना, मैंने ट्रिक से क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन ये है तो बेस इसको अटैक करेगा। ड्रॉ करो गली से, ये बेस है, और जैसे ही ये बेस इस पे अटैक करेगा तो मतलब ये बात क्लियर है, बेस इस पे अटैक करने के बाद यहाँ एनायन बना भी लेगा, मगर ये कार्बन तो कायरल ही नहीं है। Yes, हमारा sir. पॉइंट अभी भी ऐसे कैसे लग रहा है कि कायरलिटी विल बी नॉट चेंज। इस बात को समझो। फ्रीज का मतलब यह है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन लेट से अगर पहले आर आएगा तो बाद में भी वो पूरे सवाल में आर ही रहेगा, रिएक्शन के दौरान भी। नीचे भी यही हो रहा है यहाँ पे, अगर मान लो लेट से इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आएगा तो वो पूरे क्वेश्चन के दौरान, क्वेश्चन मतलब रिएक्शन के दौरान फ्रीज रहेगा, फिक्स रहेगा, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। इस बात को समझो, ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जहाँ पे, जिसको कहते हैं ना, जैसे आपके फिजिक्स में रिजिड बॉडी डायनामिक्स है, अरे सर बहुत भारी हो गया मामला। यस। तो ऑर्गेनिक में ये जो स्टीरियो का पोर्शन है ना, ये बच्चों को लेकर डूबता है। आप इस बात को समझो कि ये कार्बन जिसको कायरल हमने क्या था, हमने इसकी कायरलिटी बिगाड़ दी, डिस्टर्ब कर दिया हमने इसको, ये देखो बिगाड़ दी। जबकि यहाँ पे जो कार्बन कायरल था हमने उसको फ्रीज करके रखा और हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरा सेंटेंस, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो फ्रीज है, फिक्स है। फ्रीज का मतलब फिक्स। यस सर। तो भी नहीं होगा, तो फिर लास्ट वाला तो वैसे ही नहीं होगा, इतने तो समझदार हो ही सही। क्योंकि इनफैक्ट देयर इज नो कैरलिटी, और जब कैरलिटी नहीं है तो किस बात का रेसिमाइजेशन। तो तीनों आंसर इसमें नो है ना। चौथा ऑप्शन मैंने ये दिया था उनको, तो यही आंसर था। इसमें आप देख रहे हो कि रेसिमाइजेशन हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन का सवाल था उस साल, बड़ा टफ सवाल था। ऐसी चीजें आ जाती है, कॉपी कर लो। बाकी इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो फटाफट। हाँ JEE बोलो। सर जो टोटोमरिज्म का आपने जो फर्स्ट एग्जांपल बताया फिनाइल वाला, उसके अंदर सर जो एनायन वाला कंपाउंड है वो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में रहते हैं टोटोमरिज्म में। तो सर वो तो एक्टिविटी शो करेगा ना। ऑप्शन कौन सा पूछ रहे हो? सर क्वेश्चन नंबर जो टोटोमरिज्म का फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वाला। आप इसकी बात कर रहे हो क्या? इससे पहले वाला, हाँ ये वाला सर। आप जिसको मैंने अभी सॉरी स्क्वायर किया है उसकी बात कर रहे हो क्या? यस सर, यस। तो आपके हिसाब से ये सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? एक्टिव होगा।
अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ लिखा है देखो बड़ा बड़ा, ट्राइगोनल प्लेनर। सॉरी सर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या इसमें पीओएस मिलेगा? यस सर। नो यस सर, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर प्लेन, अब आ गया तुझे समझ में शायद। चल Yes. ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बच्चे। और कौन है भाई पूछने वाला? आदित्य पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो फटाफट। सर वो थर्ड स्ट्रक्चर को वापस से बताइएगा सर एक बार। उसमें तो कायरल कार्बन है ही नहीं, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। थर्ड वाले में सिंपल, देयर इज नो कायरल कार्बन, सो वी शुड नॉट टॉक अबाउट एनी ऑप्टिकल बिजनेस। ओके आर्यन प्रिंस। सर जो आप बता रहे हैं कि OH माइनस जाके वो वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, लेकिन सर OH माइनस तो सबसे पहले फिनाइन वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है उधर, अगर लिमिटेड मात्रा में लिए NaOH तब। कौन पूछ रहा है ये? आर्यन। क्वेश्चन यही है ना जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर, मतलब यही और इसके आगे वाले पे भी है। चलो ठीक है, बढ़िया है, एडवांस की तरफ बढ़ रहे हो तुम लोग, फालतू क्वेश्चन पूछ के। लो भाई तुम्हारे सामने बना दिया ये तो। अब आप खुद बताओ बच्चे, इसमें ये वाला फिनाइल वाला। ये नहीं सर, सर जो आपने अभी क्वेश्चन दिया वो 3 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन अच्छा, तो इनमें से किसमें? यस सर, इसमें सर आपने सेकंड वाले क्वेश्चन में सर आपने बीच वाले हाइड्रोजन पे बोला कि ये बाहर निकलेगा। ठीक है जी, तो आपके लिए ये ले लेते हैं, ऐसी क्या बात है। ये समस्याएं आती हैं, ये समस्याएं साल भर आएंगी, बच्चा क्या है कहीं और अटैक करवाएगा। अब एक काम करो, सीधा एसिडिक स्ट्रेंथ पे जाओ। सीधा एसिडिक स्ट्रेंथ पे जाके मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन ए ज्यादा एसिडिक है या बी? सर आपने क्लास में एक बताया था एक डाउट में कि मतलब जो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से अटैच्ड है वो ज्यादा एसिडिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले क्या देखते थे? कॉन्जुगेशन देखेंगे ना अपन। सर बट क्लास में मैंने एक डाउट पूछा था तो आपने बोला था कि निकलने के बाद क्या हो रहा है उसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि निकल कहाँ से रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मगर वो उनमें देखा जाएगा ना जिसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा बच्चे। यस सर। सर तो 3 कार्बन, ये sp2 है, यस सर, ये sp3 है, इनमें कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा ना। वो मैंने जिस चीज के लिए कहा था ना, मान तो गए तेरे को, तू पढ़ता तो बहुत ध्यान से, जवाब तो देना बनता है मेरा। वो मैंने इसके लिए कहा था बच्चे कि याद कर, जैसे कभी OH है, यस सर, और ये वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप O से अटैच हाइड्रोजन हटाओगे या ये वाला H हटाओगे, जिसको अपन लेट से HX लिख देते हैं। तो बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, वो HX वाला H हटा के या नेगेटिव बना लेते हैं और बोलते हैं कि सर ये तो कॉन्जुगेशन कर रहा है। अरे वो कॉन्जुगेशन किसी भी काम का नहीं है। थोड़ा ऊपर ले गया मैं इसको, है ना, एडजस्ट करना, क्योंकि अगर आपने ये वाला H हटाया ना जो मैंने कहा, तो O पे नेगेटिव आएगा, और ये O पे नेगेटिव एक बड़ी पोटेंशियल चीज है मेरे हिसाब से। इस वाले को ऊपर वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन ही मैटर करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से अटैच है। ये मैंने उस टाइम फीलिंग आपको दी थी क्लास में। यस सर। वो यहाँ लगाओ ऐसे आराम से, और ऊपर से ये भी देखो इसका कॉन्जुगेशन बढ़िया लग रहा है या घटिया लग रहा है। तो मेरे हिसाब से घटिया है, नॉर्मली है, क्योंकि पहले भी कार्बन पे नेगेटिव है और अभी भी नेगेटिव आएगा, कार्बन पे नेगेटिव है। जबकि मेरा वाला कॉन्जुगेशन देखो यहाँ पे, जिससे मैं अब रेड कलर से बना रहा हूँ, इसको H को हटाओगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब इसका कॉन्जुगेशन देखो, O पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये कैसा वाला कॉन्जुगेशन है? सर अच्छा वाला। अच्छा वाला, तो वो फैक्टर भी तो लग रहा है ना। यस सर। ठीक है, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बहुत मैच्योर क्वेश्चन पूछ लिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इतना डीप में आप जाओगे, आपको इतना याद था मैंने कहा जो, बट ठीक है, ये मुझे भी एनर्जी देता है
मुझे भी मोटिवेट करता है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। ओके सर। पूछो भाई फटाफट और पूछो यार, डिस्कशन तो तुम बढ़िया करते हो, पढ़ते पढ़ते भी अच्छे हो। सर आपने जो पहला वाला क्वेश्चन बनाया था इसमें आपने सिर्फ लिखा था कि ऑप्टिकल इनएक्टिव बनेगा, रेसमाइज होगा, इसका कोई पॉइंट नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे हम इनोल भी बना सकते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है क्या जो स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर। हाँ जी बोलें। सर इसमें हम इनोल भी तो बना सकते हैं क्योंकि आपने सिर्फ लिखा हाँ तो मैंने लिखा है ना यहाँ कि एक इनॉल कंटेंट आएगा ना इसमें रिएक्शन। मैं इससे समझाना यही चाहता हूँ कि कल को आईआईटी में ये क्वेश्चन आ जाए कि ये मॉलिक्यूल क्या क्या बनाएगा, तो आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। एक तो वो होता है टाइप सेट बच्चा जो बोर्ड की प्रिपरेशन करता है और जेईई मेन की करता है, उसको एक ही चीज समझ में आती है कि ये कीटो है, कीटो से इनॉल बना लो। अब आप इतना छोटा दिमाग लेके आईआईटी के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कीटो से एक रास्ता जा रहा है इनॉल की तरफ और एक रास्ता जा रहा है जिसमें मान लो वो कीटो एल था, यहाँ पे है ना, एल है ना ये, तो वो मैं इसके आगे लिखता हूँ एल कीटो, तो उससे डी कीटो भी मिलेगा और एल भी मिलेगा, ये समझा। ओके सर। अगले वाले क्वेश्चन में आपने बोला कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वहाँ पे, ईटी के बाद अल्फा हाइड्रोजन। शॉर्ट में बात करूं तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं है। मैं एक अलग कलर का गोला बना लेता हूँ, यहाँ पे एलिप्स बना रहा हूँ, उसमें लिख रहा हूँ कि एक कंपाउंड से एक मॉलिक्यूल से वहां टोटल एंड प्रोडक्ट के में अपने को 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। 3 मॉलिक्यूल कौन कौन से हो गए? एक तो वो स्वयं एल वाला, फिर उसका डी वाला और तीसरा इनॉल वाला। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ भाई फैयाज पूछो। फैयाज क्या है? फैजान, फजैन, पूछो भाई। हेलो सर। हाँ पूछिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पेज नंबर सर 22। चलो इनको निकालो भाई, फैजान हुसैन को बाहर निकालो, दादा भोसड़ी के बाहर निकाल दो इनको बिल्कुल। नेक्स्ट पूछो। लगी गया था इन्होंने स्पेलिंग भी गलत लिखी थी, तो ये इतने भी पढ़े लिखे नहीं है। नेक्स्ट बोलिए सर एक छोटा सा डाउट था। सर जैसे हम लोग यहाँ पे टॉटोमेरिज्म वाला एग्जांपल किए, उसके बाद आप वो जो 3 ठे दिए थे उसमें सर जैसे टॉटोमेरिज्म वाले में देखे तो जो लोन पेयर है ये सर फिनॉल में भी जा सकता है। तो अगर यहाँ पे टॉटोमेरिज्म के बजाय अगर हम लोग फिनॉल में भेज दे तो भी तो सर ये शो कर जाएगा ना दोबारा बताओ, टॉटोमेरिज्म क्या कह रहे हो? मतलब लोन पेयर बेंजीन में चले जाएगा? नहीं सर, जैसे लोन पेयर जैसे यहाँ पे तो गया ऑक्सीजन पे। अब जैसे अब जो आप 3 एग्जांपल दिए थे उसमें जो सेकंड वाला था ना सर, उसमें अगर हम लोग इथाइल या मिथाइल की जगह हाइड्रोजन लगा दें तो अरे उतना सुनो इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, इतना नहीं आता। यूं मान के चलो ये भी जो है ना ये एक बहुत बड़ा लेवल है, तो उस तरफ मत जाओ। उसमें फिर क्या होगा, रिएक्शंस काम में आ जाएंगी, तो वो अपन अभी डील नहीं करते। मतलब वी आर टू स्मॉल फॉर ऑल दैट, उसको छोड़ दो, है ना। ओके सर। हाँ आदित्य पूछो भाई। सर गलती से हैंड रेज था, सॉरी। ठीक है, पुलक पूछो फटाफट। सर आपने वहाँ पे ट्रेसेस ऑफ एनिवर्स क्यों लिखा है? अगर वो जान लेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा, और कम से कम 10 बार 15 बार आईआईटी में वो क्वेश्चन आ चुका है, उतना फर्क पड़ जाए। अच्छा, मान के चलो कि एक एक चीज की इंपॉर्टेंस है और यू आर जस्ट फोकस, इफ यू आर जस्ट फोकस टू द सब्जेक्ट, तो ही यू मान के चलना कि आप अच्छा कर रहे हो।
तो ट्रेसेस ऑफ NaOH मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको अभी स्टिक करना है कि नहीं सर ने ट्रेसेस के अंदर ही दिया था, मेक इट श्योर। चलो ठीक है। अच्छा, अगली बार एक काम करते हैं अपन, अगली बार मैं सबसे पहले तो अब शीट भेज देता हूँ आप लोगों को ड्राइव पे, और नेक्स्ट टाइम विल बी गोइंग टू डिस्कस एंड कंप्लीट द ऑप्टिकल, है ना। चलो, ये था आपका ऑप्टिकल, कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, है ना। ऑलमोस्ट क्या, कंप्लीट ही है। कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा मेरी तरफ से, कुछ छोटी मोटी चीजें और हैं, जैसे आज अपन ने कुछ पढ़ा उसी को अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। सर मुझे आर्या ने जो क्वेश्चन पूछा उसमें एक डाउट था। हाँ पूछिए। सर जो आपने क्लास में एग्जांपल दिया था उसके अंदर जो जहां से हमने हाइड्रोजन को हटाया था